क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है विलयन। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है जो बाद में रिवाइज करेंगे तुम लोग का। पहला दूसरा चैप्टर है विलयन, उसके बारे में बात करेंगे। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 नंबर का आएगा। तो विलयन क्या होता है उसको जानने से पहले हमको मिक्सचर के बारे में जानना होगा। मिक्सचर की हिंदी होती है मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी है इसका समांगी मिश्रण और इसका हिंदी है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होता है ऐसा मिश्रण। मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मिश्रण में कम से कम कितने पदार्थ मिलाए जाएंगे? 2 पदार्थ। कहता है यदि 2 पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, पदार्थ मतलब सब्सटेंस, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन के तैयार हो, उस मिक्सचर में से अगर इन पदार्थों को आसानी से सेपरेट ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, तो प्राप्त मिक्सचर कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर मिलाए गए पदार्थों को आसानी से इजीली सेपरेट कर सकें तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे घर में चाय बनता है, दूध में चीनी और चाय की पत्ती डाली गई तो दूध में चीनी इतने अच्छे से मिक्स हो जाती है कि अब उसमें से चीनी को निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि चाय की पत्ती को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चीनी और दूध का मिक्सचर समांगी मिश्रण है, लेकिन उसी में अगर आ गया चाय की पत्ती तो वो हो गया तुरंत कौन सा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल और वाटर को अगर मिला दें तो जो मिक्सचर तैयार होगा ये मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस। लेकिन अगर वाटर हो और उसी में सैंड मतलब बालू डिजॉल्व कर दें, इससे जो मिक्सचर तैयार होगा ये मिक्सचर कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। या फिर हम लोग चीनी को मतलब शुगर और वाटर को डिजॉल्व कर दें, उससे भी जो मिक्सचर तैयार होगा वो कौन सा होगा? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर वही होते हैं जिसमें मिलाए गए सब्सटेंस को आसानी से अलग ना कर सकें, वो होमोजीनियस, और मिलाए गए सब्सटेंस को आसानी से सेपरेट कर सकें, वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर की प्रावस्था या फेज हमेशा 1 के बराबर होगा। मतलब जैसे चीनी सॉलिड था, वाटर लिक्विड था, दोनों को मिला दिए, सॉलिड लिक्विड 2 फेज थे, लेकिन दोनों मिलने के बाद कितना फेज तैयार होगा? 1। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो फेज होता है वो या तो 2 के बराबर होगा या हमेशा 2 से अधिक होगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर के बारे में बात थी, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस इसको थोड़ा सा लेना है, क्योंकि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन की डिफिनीशन यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances are called solution। मतलब क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा वही कहलाएगा विलयन। ठीक है। मतलब सॉल्यूशन जो है वो एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर है। और मिक्सचर बनाने में कम से कम कितने सब्सटेंस यूज होते हैं? मिक्सचर अगर कोई भी बनाना हो तो उसको बनाने में कम से कम 2 सब्सटेंस लगेंगे या 2 से अधिक लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है। अगर सॉल्यूशन मिक्सचर है तो इसको बनाने में कम से कम कितने कंपोनेंट की जरूरत होगी? 2। तो यही कहा जाता है सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। एक को सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट की हिंदी है विलेय और सॉल्वेंट की हिंदी है विलायक। ठीक है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर कम से कम 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सॉल्यूशन भी कम से कम 2 पदार्थों से मिलकर बने होंगे, या फिर सीधा सीधा कहते हैं सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है। ये सॉल्यूट क्या होते हैं?
कोई भी सब्सटेंस जिसको डिजॉल्व किया जाएगा, मतलब जिसको घोला जाएगा, वो होता है सॉल्यूट। और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, मतलब दूसरे पदार्थों को अपने अंदर डिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी रखता है जो सब्सटेंस, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिजॉल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट। दूसरा है कि सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में। तो जिसको डिजॉल्व करेंगे वो सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व करेंगे वो सॉल्वेंट होता है। एक दूसरी डिफिनीशन रहेगी कि जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन बनाते समय, लेसर अमाउंट वाला जो सब्सटेंस होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और लार्जर अमाउंट वाला जो सब्सटेंस होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब जिसकी कम मात्रा होगी वो होगा सॉल्यूट, और जिसकी अधिक मात्रा होगी वो होगा सॉल्वेंट। तीसरी डिफिनीशन है कि जिसका फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था सॉल्यूशन के सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, वो होता है सॉल्यूट। और जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के एकदम सिमिलर हो, मतलब सॉल्यूशन के समान हो, उसको बोलते हैं विलायक। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर है, इसको डिजॉल्व करें वाटर में, तो इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार होगा, और उस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें? वाटर में। तो यहाँ पर शुगर कहलाएगा सॉल्यूट और वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, और ये मिक्सचर जो है ये कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड फेज में है, सॉल्वेंट मतलब वाटर लिक्विड फेज में है, और जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है वो भी लिक्विड फेज में है। इस सॉल्वेंट का फेज और मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन का फेज आपस में मिल रहा है, जो तीसरी डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है कि जिसका फेज किसकी तरह हो? सॉल्यूशन की तरह हो, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका फेज सॉल्यूशन की तरह भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है, या फिलहाल यहाँ डिफरेंट है। एक और एग्जाम्पल दूसरा ले लें, एल्कोहल और वाटर, इन दोनों को मिला दें, इनसे भी इनका एक मिक्सचर तैयार होगा जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये एल्कोहल को वाटर में दोनों के दोनों लिक्विड हैं, सॉल्यूशन भी क्या रहेगा? लिक्विड। अब यहाँ पर कौन सॉल्यूट होगा? वो एल्कोहल की वाटर, क्योंकि दोनों लिक्विड है तो कंफ्यूजन है कौन सॉल्यूट होगा, इसको क्लियर करेगा। अब क्लियर करने के लिए अमाउंट दूसरी वाली डिफिनीशन देखेंगे। जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट, जिसका अधिक होगा वो सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं एल्कोहल 40 ml है, वाटर 60 ml है, तो मिक्सचर जो तैयार होगा वो 100 ml होगा। अब इसमें अमाउंट अधिक किसका है? वाटर का अधिक है, तो जिसका अमाउंट अधिक होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे। अगर उल्टा हो जाता, ये 60 ml हो जाता, ये 40 ml हो जाता, तो अब ये सॉल्वेंट होता, ये सॉल्यूट होता। तो इस तरह से ये तीनों डिफिनीशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। जिसको डिजॉल्व करेंगे वो सॉल्यूट होगा, जिसमें डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होगी वो सॉल्वेंट होगा। बाकी दूसरा डिफिनीशन है कि जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसका अमाउंट अधिक होगा वो सॉल्वेंट होगा। तीसरी डिफिनीशन है कि कोई भी ऐसा पदार्थ विलयन बनाने में जिसकी अवस्था विलयन के समान हो अथवा असमान हो, वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है, और जिसकी अवस्था विलयन के एकदम समान होती है वो होता है सॉल्वेंट। तो इस तरह से बातें हैं सॉल्यूशन से संबंधित। कुछ सीधा सीधा है सॉल्यूशन की डिफिनीशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिससे स्पष्ट है कि विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है। अर्थात विलयन को बनाने में कम से कम दो घटक या दो पदार्थों की जरूरत होगी, जिसमें से एक को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तब जाके तैयार होता है मिक्सचर। तो ये अगला क्वेश्चन ये एराइज होगा कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, कितना डिजॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे यही है कि सॉल्यूट को जब डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तब बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, इसको बताने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है
जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हिंदी होती है विलेयता। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सॉल्युबल और दूसरा एबिलिटी। सॉल्युबल मतलब होता है घुलना और एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, अर्थात घुलने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। जैसे जितने लोग होते हैं सबकी खाने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई 3 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 5 रोटी खाएगा। उसी तरह से सभी पदार्थों की अपनी अपनी घुलने की क्षमता होती है। जैसे 2 बीकर में पानी ले लें, 100 ml इसमें ले लें, 100 ml उसमें पानी ले लें। उस 100 ml पानी लेने के बाद उस दोनों में, एक में नमक डिजाल्व करें, एक में चीनी डिजाल्व करें एक साथ, तो हम लोग देखेंगे नमक को 2-3 बार सेक करने पर नमक तुरंत पूरी तरह से घुल जाएगा, जबकि चीनी को ज़्यादा टाइम लगता है सेक करने में। अर्थात नमक की घुलने की क्षमता मतलब नमक की सॉल्युबिलिटी अधिक है और चीनी की सॉल्युबिलिटी कम है। तो वही होता है सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलने की क्षमता। विलेय पदार्थ को घोला जाता है विलायक में। कितना घोला जाएगा इसको बताने के लिए इस तरह से यूज करेंगे हम। मान लेते हैं एक साफ बीकर ले लेंगे, इसमें वाटर भर लेंगे, मतलब एक सॉल्वेंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि इसमें 100 ml H2O ले लिया गया, जो कि काम करेगा सॉल्वेंट का। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद अब इसी में लाके कोई पदार्थ घोलेंगे, तो मान लीजिए जो पदार्थ हम लोग घोलने जा रहे हैं वो चीनी घोलने जा रहे हैं, शुगर। तो शुगर को घोलने जा रहे हैं, तो जिसको घोलेंगे वो किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब शुगर का सबसे पहले थोड़ा अमाउंट 5 ग्राम ला के डिजाल्व किया, और जब 5 ग्राम डिजाल्व करेंगे हम लोग देखेंगे तो कुछ देर सेक करने के बाद बहुत तेजी से घुल जाएगा 5 ग्राम। इसका मगर बहुत तेजी से घुल गया, इसका मतलब अभी शुगर और डिजाल्व होगा। तो अब शुगर का इतना अमाउंट नहीं, इससे कम अमाउंट ला के डालेंगे, मान लो 2 ग्राम, और ये पाएंगे कि जितना टाइम लगा था 5 ग्राम घुलने में, उतना लगभग टाइम लग रहा है 2 ग्राम घुलने में। लेकिन ये 2 ग्राम भी पूरी तरह से घुल गया, मतलब अभी शुगर और घुलेगा इसमें, क्योंकि पूरा घुल गया। अब 2 ग्राम शुगर लाके और डाल देंगे। 2 ग्राम शुगर जब और डाल देंगे तो अब देखेंगे जितना टाइम लगा था 7 ग्राम घुलने में, उतना टाइम लग रहा है केवल 2 ग्राम घुलने में। इसका मतलब घुलने की क्षमता लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब उसके बाद इससे कम अमाउंट लाके 1 ग्राम इसमें डालेंगे। 1 ग्राम डालेंगे और हम लोग देखेंगे कि पूरा पूरा घुल जाएगा, लेकिन 2-1 दाना अभी यही नीचे बैठा रह जा रहा है, वो घुल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि घुलने की क्षमता कंप्लीट हो गई। अब इसको पूरा जोड़ लो, ये कितना ग्राम हुआ, 10 ग्राम। यही जो 10 ग्राम है, यही है सॉल्युबिलिटी किसकी, शुगर की, किसमें, वाटर। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलायक में पूरी तरह से घुल जाए, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर से सुनो, स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलायक में पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाए, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जैसे शुगर का कितना मैक्सिमम ग्राम डिजॉल्व हुआ, 10 ग्राम। कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे, कोई जरूरी नहीं उसका 10 ग्राम, उसका 15 ग्राम, 12 ग्राम, 8 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी डिजॉल्व करता है। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, चीनी की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी और नमक की सॉल्युबिलिटी कुछ और अधिक होगी। इस तरह से सबकी अपनी अपनी, नमक की सॉल्युबिलिटी चीनी की अपेक्षा हमेशा अधिक ही रहेगी। तो इस तरह से कहता है सॉल्युबिलिटी के बेस पे सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी है संतृप्त विलयन। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है जैसे इसी चीनी को वाटर में डिजॉल्व करना है,
तो इससे एक सलूशन तैयार होगा। कहेगा चीनी का अमाउंट वाटर में डिजॉल्व करके उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर, अगर चीनी का अमाउंट उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके सलूशन बनाए तो जो सलूशन बन के तैयार होगा उसका नाम होगा सैचुरेटेड सलूशन। और अगर चीनी का अमाउंट उसके सॉल्युबिलिटी से कम, जैसे 9 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम डिजॉल्व करें तो उससे जो सलूशन बन के तैयार होगा उसका नाम होगा अनसैचुरेटेड सलूशन। और चीनी का अमाउंट उसके सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व करें, जैसे 10 ग्राम है, डिजॉल्व करें 12 ग्राम, 15 ग्राम, तो जो सलूशन बन के तैयार होगा उसका नाम होगा सुपर सैचुरेटेड सलूशन। इस तरह से सलूशन सॉल्युबिलिटी के आधार पे 3 प्रकार के होंगे। सॉल्युबिलिटी के बराबर डिजॉल्व करेंगे तो सैचुरेटेड सलूशन, उससे कम डिजॉल्व करेंगे तो अनसैचुरेटेड सलूशन, उससे ज़्यादा डिजॉल्व करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड सलूशन। तो अभी हम लोग कहें कि 10 ग्राम से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा था, ये 12 ग्राम कैसे डिजॉल्व होगा? ऐसा करने के लिए हमको यहाँ से हीट करना पड़ेगा। तो जब सलूशन को हीट करेंगे तो 10 ग्राम तो अपने आप इजीली डिजॉल्व हो गया था, उसके बाद इससे एक्स्ट्रा अमाउंट 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम जो भी डिजॉल्व करना चाहो वो डिजॉल्व हो जाएगा जब इसको हम लोग हीट करेंगे। जैसे सीरा बनाया जाता है, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब ही बर्नर हटाएंगे ये जो 2 ग्राम, मतलब 10 ग्राम तो इसमें घुला रहेगा, 10 ग्राम से एक्स्ट्रा जो घोले हो, मान लो 2 ग्राम, वो 2 ग्राम यहाँ नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठता है उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट या फिर कहते हैं अवक्षेप। जैसे घर में चाय बनती है, दूध में चीनी और चाय की पत्ती डाली गई, चीनी तो घुली रह जाती है लेकिन चाय की पत्ती जो नीचे बैठ जाती है उसी को बोलते हैं अवक्षेप या प्रिसिपिटेट। ये बात है। 2 और प्रकार के सलूशन होते हैं, एक का नाम है कंसंट्रेट सलूशन और दूसरा है डाइल्यूट सलूशन। 2 सलूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सलूशन और डाइल्यूट। लेबोरेटरी में तुम लोग जाओगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कांक HCl, डाइल्यूट HCl या कांक H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो बस सीधा सीधा जानो, कांक मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब होता है हल्का। जैसे 2 बीकर ले लें, 2 बीकर ले लें, दोनों बीकर में 100 ml वाटर भर दिया जाए, 100, इसमें 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व करें, इसमें 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व करें, दोनों सलूशन बन के तैयार होगा। तो जो इसमें 5 ग्राम डिजॉल्व किए, दूसरे में कितना ग्राम डिजॉल्व किए? 10 ग्राम। दोनों में से गाढ़ा कौन होगा? 10 ग्राम का। जो गाढ़ा होगा उसी को बोलेंगे कांक सलूशन और जो हल्का होगा उसी को बोलेंगे डाइल्यूट सलूशन। ठीक है। तो कांक कौन होता है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट अधिक हो, और डाइल्यूट कौन होता है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। तो अगर कांक सलूशन है उसको अगर डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है, बस उसी में थोड़ा सा वाटर डाल दें तो वो कांक से डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर डाइल्यूट से कांक बनाना तो उसमें सॉल्यूट डालना पड़ेगा। इस तरह से ये बात थी किससे संबंधित? सलूशन से संबंधित। सलूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसके बाद सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे इसको बताता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बेस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे भी सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट अधिक होगा वो कंसंट्रेट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इस तरह से ये पूरी बातें थी। अब सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने वाला, अच्छी बात है, अगर ये सॉल्यूशन हमारे सामने ना बना होता, ऐसे लिखा होता कि 2 ये सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। कैसे बताएंगे? जैसे मान लेते हैं मार्कर का ये 2 हिस्सा है, ये मार्कर के 2 हिस्से हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे? बोलेंगे ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस किस आधार पर बताए हैं? लंबाई के आधार पर बताए हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। उसी तरह से 2 सॉल्यूशन हो, इन दोनों में डिफरेंस बताना हो तो डिफरेंस बताने के लिए एक फैक्टर दिया गया है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है।
कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के द्वारा किसी सोल्यूशन में डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर नीचे कहता है इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर यूनिटी कर दें, मतलब 1 लीटर कर दें, देन कंसंट्रेशन, इसका निकालते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा विलेय की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 रख देंगे उसकी जगह पे, तो किसी से 1 डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सीधा सीधा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय की मात्रा के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो, यदि विलयन का आयतन कितना हो 1 लीटर हो, तो विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। If the volume of solution is equal to 1 liter, then the amount of solute present in the solution is equal to concentration of that solution. ये सांद्रता की डिफिनेशन है कि यदि किसी विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की सांद्रता कहे हैं हम। ये मार्कर में अगर अंतर बताना हो, इसमें बताते हैं ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन अगला क्वेश्चन कोई ये भी पूछ सकता है कितना छोटा है या कितना बड़ा है। इसको बताने के लिए बहुत सारे यूनिट दी गई हैं लंबाई में अंतर, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है। उसी तरह से किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी इकाइयां दी गई हैं। उन्हीं सभी इकाइयों को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले सांद्रता को पढ़ेंगे हम लोग कि वो प्रतिशतता के पदों में मापी जाती है। सांद्रता कैसे मापी जाती है? प्रतिशतता के पदों में। तो कैपिटल ए नंबर होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतता के पदों में। तो तुम लोग को ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, इसको अलग अलग पदों में ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के पदों में 3 तरीके से कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। पहला है मास परसेंटेज, सेकंड है मास वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें मास है, इसलिए इसको सीधे एक ही नाम से जानते हैं, मास परसेंटेज। और इसमें वॉल्यूम है, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। सभी की डिफिनीशन इसी से निकल जाएगी, थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके पहले हम बात करते हैं जो सॉल्यूशन होता है कैसे बना होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। कहता है अगर सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो बना हुआ सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। तो 2 सॉलिड जब भी मिलते हैं तो बना हुआ जो सॉल्यूशन, जब भी 2 सॉलिड मिलेंगे तो जो फेज होगा उसको फेज 1 नहीं, उसको 2 फेज मानेंगे, क्योंकि जितने सॉलिड उतना फेज। तो 2 सॉलिड से जो बना हुआ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा हेट्रोजीनियस नेचर का होगा। इसको सॉल्यूशन नहीं, इसको हमेशा मिक्सचर बोलेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन बहुत रेयर होते हैं,
लेकिन कहने का मतलब है जब पढ़ रहे हैं तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि अगर सॉलिड भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन जब मेजर करना होगा, ये पहला वाला टाइप है, इस टर्म में करते हैं। दूसरा टाइप है ये सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके परसेंटेज को मेजर करेंगे सेकंड वाले टर्म में, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसका परसेंटेज मेजर किया जाता है वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। इस तरह से ये तीन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला वाला टाइप, मास मास परसेंटेज। मास मास परसेंट कंसंट्रेशन। तो इसके लिए सेम बस इसी से नहीं, कंसंट्रेशन है, इसकी जगह पे ये लिखेंगे मास मास परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां भी लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास मास, इसका भी मास इसका भी, नीचे रहेगा विलयन का द्रव्यमान, ये होगा। फिर यहां ये बात अगर करते हैं, यदि विलयन का द्रव्यमान, परसेंटेज में निकालना है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम करते हैं, इसको इसमें रखते हैं, तो मास मास परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा, ये विलेय का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपान विलेन का द्रव्यमान कितना माने हैं 100 ग्राम इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधा सीधा होगा मास मास परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों बराबर कैसे आए, जब विलेन का द्रव्यमान कितना हो 100 ग्राम, तो ये डिफिनीशन हो जाएगी, यदि विलेन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो उसमें उपस्थित जो विलेय का द्रव्यमान होगा वही उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाएगा, या मास मास परसेंट कंसंट्रेशन कहलाएगा। फिर से सुनो, कहता है यदि विलेन का द्रव्यमान कितना हो 100 ग्राम, तो उस विलेन में उपस्थित जो विलेय का द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, 10% मास परसेंट NaCl का क्या अर्थ है, तो आंसर में लिखेंगे 10% NaCl विलयन ब्रैकेट में मास परसेंट का अर्थ है कि ये परसेंट है, परसेंट माने 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है, दैट इज अमाउंट या फिर मास कहते हैं सीधे, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू NaCl का कितना ग्राम 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, सॉल्यूट का कितना है 10 ग्राम। अगर हमें सॉल्यूट का मास पता हो, सॉल्यूशन का मास पता हो, तो सॉल्वेंट का मास निकल सकता है। कैसे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को रिड्यूस कर देंगे, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। तो 10% NaCl विलयन कैसे बना होगा, जब 90 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट का डिजॉल्व किए हैं, तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो 100 ग्राम होगा, और उसका जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 10%।
ये पहला वाला था। दूसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज, थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये एक मास हटा के क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम परसेंट कंसेंट्रेशन। यहाँ हो जाएगा मास और ये वॉल्यूम, परसेंट कंसेंट्रेशन इक्वल टू होगा विलेय का द्रव्यमान बटे, ये विलयन का द्रव्यमान नहीं, अब विलयन का आयतन लिखाएगा इनटू 100। सेम रहेगा, विलयन का द्रव्यमान हटा के लिख देंगे विलयन का आयतन इक्वल टू 100 ग्राम नहीं 100 ml हो जाएगा। अब ये मास वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100, 100 कट जाएगा, तो मास वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू का मास ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ सेम डिफिनीशन, थोड़ा बदलना पड़ेगा। यदि विलयन का आयतन कितना हो 100 ml हो, तो उस विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। यहाँ लिखा जाए 10% मास और वॉल्यूम, परसेंट NaCl का क्या अर्थ है, लिखेंगे 10% NaCl विलयन और मास वॉल्यूम परसेंट का अर्थ है कि 100 ml विलयन में, कितने में 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा 10 ग्राम और यहाँ पे मास नहीं, यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा 100 ml। इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा कि अगर मान लो कोई भी सॉल्वेंट लिए हैं, वो ml में लिए हैं 100 ml, उसमें अगर 10 ग्राम नमक घोल भी दिया गया तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसका भी वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, 1 लीटर पानी लिए, अगर उसमें चीनी 10 ग्राम घोले हैं, जो शरबत बन के तैयार होता है वो भी 1 लीटर रहता है, क्योंकि जो घोल रहे हैं वो सॉलिड है और जिसमें घोल रहे हैं वो लिक्विड है। तो सॉलिड को लिक्विड में घोलने पर लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ml है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी इतना ही होगा, कितना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर, मतलब 100। ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। तीसरा है आयतन प्रतिशत सांद्रता, या इसको आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं। तो इसके लिए ये मास हटा के क्या करना रहेगा, वॉल्यूम, यहाँ भी मास हटा के वॉल्यूम करना रहेगा। तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान नहीं होगा, क्या होगा, विलेय का आयतन, और नीचे भी विलयन का आयतन। यहाँ विलयन का आयतन 100 ml, तो यहाँ मास नहीं, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा डिफिनीशन। यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे तो का अर्थ है कि 10% NaCl विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ml NaCl उपस्थित है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा 10 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा, 100 - 10 = 90 ml। तो इस तरह से पूरी बातें हैं कि अगर मास और मास रहेगा तब भी सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को रिड्यूस करके निकालेंगे, लेकिन अगर मास वॉल्यूम रहेगा तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम रहेगा तब भी सॉल्वेंट के वॉल्यूम को रिड्यूस करके निकालेंगे। तो ये पूरा जो टाइप है ये परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन को मेजर किया जाएगा, ये बहुत यूजफुल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो अभी हम लोग कंसंट्रेशन को मेजर करने का तरीका पढ़ेंगे ए में परसेंटेज के टर्म में। नेक्स्ट है ppm कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। तो उसमें है कि अगर कंसंट्रेशन को पर मिलियन में, मतलब प्रति मिलियन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 1 मिलियन = होता है 10 लाख। जो यहाँ 100 लिखते थे परसेंटेज में, वही बस उसकी जगह पर 10⁶ करना है और बाकी सेम फार्मूला होगा और डिफिनीशन वही होगी कि किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की ppm कंसंट्रेशन कहलाएगा। वो अंडरस्टूड, उसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के नाम से ही क्लियर है कि किसी विलयन के
1 लीटर में जितना ग्राम विलेय का उपस्थित होगा वही ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन कहलाएगा। उसको शक्ति भी कहते हैं, यस स्ट्रेंथ कहते हैं, यस से प्रेजेंट करते हैं। जैसे है बी नंबर, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, इसके नाम से ही है क्लियर, प्रति लीटर में जितना ग्राम प्रेजेंट हो, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा विलेय की मात्रा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें हो, लीटर में। यही ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का फार्मूला। डेफिनेशन सीधे निकल जाएगी, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो उस विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी ग्राम में, उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहलाएगी। क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में प्रेजेंट जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेंथ को एस से प्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू होगा जो कि ग्राम में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो लीटर में होगा। तो एस इक्वल टू डब्ल्यू बटा वी से प्रेजेंट करेंगे इसको। तो इस तरह से ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है, ये भी बहुत यूजफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा यूजफुल है जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट जो है उसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है, मोलरिटी। यही सबसे ज़्यादा यूज होती है और इस किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अधिकतर मोलरिटी के टर्म में ही मेजर किया जाता है। इसको कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। सब सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मोलरिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तो कहता है अगर विलयन का आयतन इसको हम मापें इसमें लीटर में, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी विलयन का आयतन अगर कितना हो 1 लीटर हो तो विलेय के जो मोलों की संख्या होगी वही उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। ठीक है, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभाग, यही वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन मोलरिटी इक्वल टू होगा, इसको जब उसमें रखेंगे तो विलेय की मात्रा ऊपर जाएगी, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, इसको लीटर में मापेंगे। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं और विलेय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, और ये मात्रा हमेशा ग्राम में रहेगी अपान विलेय का अणुभार होगा स्मॉल एम से और विलयन का आयतन होगा वी लीटर इंटू, बस ये एक फार्मूला होता है। कहता है अगर ये विलयन का वॉल्यूम जो है उसको अगर हम लोग ml में प्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एम इक्वल टू होगा स्मॉल डब्ल्यू ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम, अगर ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स लगाए गए होंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि यदि किसी विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो उसकी जो मोलों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा यूनिट है जिसमें मेजर करते हैं, उसका नाम है मोललिटी। मोललिटी जो हिंदी में मोललता कहते हैं, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं,
सेम फार्मूला रहेगा, मोललिटी इक्वल टू, फार्मूला उसी तरह रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान, यहां थोड़ा बदलेगा, विलयन का आयतन था उसके लिए होगा विलायक का द्रव्यमान इसमें आ जाएगा, और मान लो ये केजी में ले लें, डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यदि विलायक का द्रव्यमान 1 केजी हो तो विलेय के मोलों की संख्या जो होगी उस विलयन में, वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। अब विलेय के मोलों की संख्या जो है यहां से पुट कर देंगे, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुपात, उसमें जब रखेंगे तो जो रिलेशन बनेगा मोललिटी इक्वल टू विलेय की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें रहेगा, ग्राम में, अपान विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, मान लीजिए इसको हम केजी में मेजर किए हैं, तो मोललिटी को स्मॉल यम से प्रेजेंट करेंगे, विलेय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू ग्राम में रहेगी, अपान विलेय का जो अणुभार होगा वो भी यम से, यम यम मिल जाएंगे तो इसको यम डैश करेंगे, और विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये एक फार्मूला हो गया। कहता है अगर इसको ग्राम में अगर मेजर करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ग्राम यम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, अगर ये ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोललिटी के लिए मतलब रिलेशन है, इससे कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन। एक सबसे जो अगला है वो भी इंपॉर्टेंट टाइप की है, उसका नाम है नॉर्मेलिटी, हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। मोलरता की तरह डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें है नॉर्मलता इक्वल टू, वहां लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, बस ये थोड़ा बदलेगा और लिखेगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलो शब्द हट के लिखेगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन इसको मान लीजिए लीटर में डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही, यदि किसी विलयन का आयतन कितना हो 1 लीटर हो तो विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी वही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। जैसे यहाँ मोलों की संख्या निकाले थे उसी तरह से ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए एक फार्मूला है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा, जैसे वहां है विलेय की मात्रा, यहां भी रहेगी विलेय की मात्रा ग्राम में, लेकिन वहां जो अणुभार है उसके जगह बस यहाँ तुल्यांकी भार हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का तरीका बताया गया है 11th में। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, देन नॉर्मलता इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, और ये लीटर। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं, विलेय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू ग्राम में, और विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल ई से, और विलयन का आयतन वी से लीटर में। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला है। अगर मान लो उसको वॉल्यूम को ml में मेजर करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू ग्राम अपान कैपिटल ई इंटू वी किस में रहेगा ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये टोटल 3 यूनिट हैं, कौन कौन, मोलरिटी, मोललिटी और नॉर्मेलिटी। तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को अधिकतर इन्हीं तीनों यूनिट में मेजर करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेजर करते हैं मोललिटी के टर्म में। एक और फैक्टर है एक और यूनिट है जिसमें कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। एक और फैक्टर है जिसको मेजर करते हैं, उसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन मेजर करने की जो अगली यूनिट है या लास्ट यूनिट कह लें, मोल फ्रैक्शन है, हिंदी मोल प्रभाज कहते हैं।
देखो मोल मतलब मोल और फ्रैक्शन मतलब भाग। जो मोलों का भाग होगा, डिवीजन होगा, उसी को मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। सॉल्यूशन कैसे बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। मान लेते हैं सॉल्यूशन के बनाने में जो विलेय के मोलों की संख्या डिजॉल्व की गई है वो है स्मॉल n, और विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल N। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? n प्लस कैपिटल N होंगे। ठीक है, जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 10 रुपया दिया, दूसरा व्यक्ति 20 रुपया दिया, तीसरा व्यक्ति 30 रुपया दिया, चौथा 40 रुपया दिया। चारों लोग के रुपए को एक मिला दिया गया, हो गया टोटल 100 रुपये। अब उस 100 रुपये में पहले व्यक्ति की हिस्सेदारी कितनी है, इसको निकालने के लिए है कि पहले व्यक्ति का रुपया बटे कुल रुपया। तो पहले व्यक्ति का रुपया था 10 बटे कुल रुपया था 100, तो 10 बटा 100 पहले व्यक्ति की हिस्सेदारी हो गई। दूसरे व्यक्ति की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो दूसरे व्यक्ति का रुपया बटे कुल रुपया, तो 20 बटा 100 दूसरे व्यक्ति का, तीसरे का 30 बटा 100, चौथे का 40 बटा 100। इस तरह से उस मिक्सचर में मतलब 100 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी निकाल लेंगे। उसी तरह से ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स n प्लस n है। इसमें सॉल्यूट का कितना मतलब पार्टिसिपेशन है, इसको निकालने के लिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, और सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मोल प्रभाव निकल जाएगा। तो मोल प्रभाव को काई से व्यक्त करते हैं, एक सिंबल है, इसको CHI काई पढ़ते हैं। तो किसी भी घटक का अगर मोल, विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलाय, तो इसके लिए जनरल फार्मूला लिखा गया है कि घटक का मोल प्रभाव, घटक का मोल प्रभाव बराबर होगा घटक के मोलों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, अपान कुल मोलों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो घटक 2 है, तो मान लीजिए घटक की जगह पे हम सॉल्यूट लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब घटक की जगह पे सॉल्यूट करते हैं, इक्वल टू घटक मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन मतलब काई, और सॉल्यूट मतलब यहां नीचे ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू मोलों की संख्या विलेय की कितनी है, स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे n प्लस कैपिटल N, इक्वेशन नंबर 1। ये विलेय का मोल प्रभाव है, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। सिमिलरली अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N और बटे कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल, इक्वेशन नंबर 2। तो ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो अगर हमको सॉल्यूशन के मोलों की संख्या, सॉल्यूशन का मोल प्रभाव निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल प्रभाव और सॉल्वेंट का मोल प्रभाव अगर जोड़ दें तो निकल जाएगा किसका, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। तो काई ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा काई ऑफ सॉल्यूट प्लस काई ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, n प्लस कैपिटल N, और इसका कितना है कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दोनों का LCM ले लेंगे तो n प्लस n, ऊपर भी आएगा n प्लस n, कट जाएगा कितना आएगा 1। तो जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है वो कितना आया 1, चाहे जो सॉल्यूशन हो या उसको बनाने में कितना भी कंपोनेंट यूज क्यों ना हो, सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे वो हमेशा कितने के बराबर आएगा 1। तो किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सदैव कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज, नीचे लिखा रहेगा इज इक्वल टू 1 2 3 0, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें सही कौन रहेगा 1। किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सदैव 1 के बराबर होता है। इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने की ये सब इकाइयां थी। तो ये सॉल्यूशन पार्ट का समझ लो, सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका समझ लो पार्ट नंबर 1 था। और नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, इसको पढ़ेंगे अगले पार्ट में।